पेशेंट के घुटने में किस तरफ से कितना डैमेज है, किस तरफ से कितनी हड्डी हमें निकालने की ज़रूरत है, उसकी अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है, ये रैदर देन कि किसी स्क्रीन पे हो, ये डॉक्टर के सर्जन के मेरे ऑपरेशन करने के दौरान रियल टाइम में पेशेंट के ही घुटने के ऊपर दिखता है। क्या वो बिना ब्लड लॉस के और ना कोई चीरा, बहुत बड़ा चीरा, ना टांका, और उसे ना तो आईसीयू में रहना पड़ेगा, ना उसको बेहोश करने की ज़रूरत है, ना उसे आईसीयू में रहने की ज़रूरत है? क्या आप इन बातों को कंफर्म अपने दम पे करते हैं? FT3D में और रोबोलेंस में ना तो हमने जांघ की हड्डी में रॉड डालनी है, ना ही हमने पिन डालने हैं, तो ब्लड लॉस नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, आईसीयू में नहीं रखना पड़ता है, लोहे के टांके नहीं लगाने पड़ते हैं। जितने भी ज़्यादा घुटने, चाहे आपके हद से ज़्यादा टेढ़े हों, चाहे आपको बड़े सालों से प्रॉब्लम हो, रोबोलेंस ने आपके टेढ़े घुटनों को, मरीजों के टेढ़े घुटनों को बिल्कुल सीधा कर देना। रोबोलेंस में FT3D रिसर्फेसिंग की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के इस्तेमाल से हम आजकल रोबोटिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं घुटने के ऑपरेशन के समय। यानी FT3D रिसर्फेसिंग से ये एक कदम और आगे है। जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हमने कोलैबोरेट किया है ये माइक्रोसॉफ्ट, जो अमेरिकन टेक जायंट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम होता है होलोलेंस 2। रोबोलेंस में क्योंकि वही डेटा सर्जन के हेलमेट सिस्टम के ऊपर, रोबोलेंस के ऊपर फीड किया जाता है, तो अल्टीमेट जो कंट्रोल होता है ऑपरेशन का, वो सर्जन का होता है, डॉक्टर का होता है, ना कि किसी मशीन का। तो इसमें कोई एरर होने का जो चांस है वो बिल्कुल होता ही नहीं। फिलहाल तो सेक्टर 34 चंडीगढ़ में ही ये हीलिंग हॉस्पिटल ये सुविधा दे रहा है। हमारे पास इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के पेटेंट सर्टिफिकेट्स हैं। ये रोबोलेंस का इस्तेमाल वही सर्जन कर सकते हैं जिन्होंने FT3D रिसर्फेसिंग की ट्रेनिंग ले रखी होती है। हमारे पास लगभग आप समझ लीजिए कि सारे भारत से ही पेशेंट्स आके ऑपरेशन करवा रहे हैं। क्या ऐसा भी है कि लंदन से भी कोई मरीज आपके पास पहुंचा? तो यस, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी ऑपरेशन करा के जा चुके हैं, लंदन से भी हमारे पास पेशेंट हैं। हमारे पास अभी फिलहाल बहरीन से काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, सिंगापुर से हमारे पास पेशेंट्स की क्वेरीज हैं। जिसको घुटनों की तकलीफ है और वो ऑपरेशन करवाना चाहता है, तो आप उसे, चाहे वो स्टेशन की बात हो, बस स्टॉप की बात हो, या फिर कोई फ्लाइट से आ रहा है तो हवाई अड्डे की बात हो, वहाँ से रिसीव करके ले जाते हैं आप और पूरी तरह से उनको सुविधाएं जो हैं वो देते हैं। क्या ये सच है? हम रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, टैक्सी स्टेशन से, हवाई अड्डे से पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल की स्पेशल टैक्सी भेजते हैं, साथ में व्हील चेयर, जिसको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वॉकर वगैरह, जिसको भी जो चीज़ की ज़रूरत होती है, पहले से बुकिंग करके उनसे, उनके आने से पहले हमारी टीम वहाँ पहुँची हुई होती है। जो मरीज़ जो हैं, जिनको ये लगता है कि अभी मेरे पास शायद इतने पैसे नहीं हैं तो मैं ये इलाज करवा पाऊँ या नहीं, इसके लिए आपने कोई EMI का प्रावधान किया है? हीलिंग हॉस्पिटल में लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनीज एम्पैनल्ड हैं, जितने भी सरकारी, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, उन सबकी एम्पैनलमेंट्स हैं। जितने भी लीडिंग इंश्योरेंस एजेंसीज हैं उनके साथ हमारा टाई अप है। तो FT3D रिसर्फेसिंग के जो फायदे थे वो तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि मरीज़ को 3-4 घंटे के बाद हम चलना शुरू करा देते हैं, मरीज़ को हम कोई खून नहीं चढ़ाते, मरीज़ के कमर में जो 48 घंटे या 72 घंटे के लिए जो एपिड्यूरल का जो ट्यूब या इंजेक्शन लगाते हैं वो नहीं लगाते, आईसीयू में नहीं रखते। रोबोलेंस में जो एक्यूरेसी है, जो प्लानिंग है, जो प्रिसीजन है, वो सेम रोबोटिक सॉफ्टवेयर जितनी होती है, लेकिन रैदर देन, बजाय इसके कि एक रोबोट ऑपरेशन करे, इसमें ऑपरेशन रोबोट को पहन के डॉक्टर करता है। जितना ज़्यादा एक्यूरेटली ऑपरेशन किया जाता है, उतना ही ज़्यादा साल, उतना ही ज़्यादा समय वो ऑपरेशन लास्ट करता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में,
वो तिफर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। लेकिन अगर घुटने ही बैठ जाएं तो क्या करें? तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज 21वीं सदी का दौर है और 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके घुटने जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। FT3D नी रिसर्फेसिंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। एक ऐसी तकनीक जिसमें आपको बहुत ही कम दर्द होता है, समय कम लगता है और आप चलने जो हैं बहुत जल्दी लगते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी एक कदम और आगे बढ़ गई है। आखिरकार वो कैसी टेक्नोलॉजी है और कैसे अब मरीज जो है और ज़्यादा जल्दी रिकवर कर रहा है, उसको दर्द जो है वो और ज़्यादा कम हो रहा है, लेकिन चलने वो जल्दी लग रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवाएंगे और उस तकनीक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी तकनीक है जिससे कि अब मरीज को और ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, परिचय दें अपना, और उसके बाद फिर हम वो तकनीक जानना चाहेंगे उस तकनीक के बारे में कि आखिरकार वो ऐसी कौन सी तकनीक है। क्योंकि FT3D नी रिसर्फेसिंग के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन अब कौन सी तकनीक आ गई जिससे कि मरीज को और ज़्यादा सुविधा मिल रही है? मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़, FT3D रिसर्फेसिंग स्पेशलिस्ट। पिछले लगभग आधे दशक से हम बड़े सक्सेसफुली FT3D रिसर्फेसिंग के ऑपरेशन कर रहे हैं जी। जिन मरीज़ों को घुटनों की प्रॉब्लम थी। जब हमने आधे दशक पहले FT3D रिसर्फेसिंग को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया था जी। तो पूरे भारतवर्ष में काफ़ी उसकी चर्चा हुई थी और हज़ारों मरीज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी एक जगह पे नहीं रुकी रह सकती है, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे ही बढ़नी है। तो FT3D रिसर्फेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है, अगर मैं आपको सीधे शब्द में बताऊं तो रोबोलेंस जो एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आज के समय में सबसे एडवांस्ड रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो उन मरीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है जिनके घुटने ख़राब होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये FT3D नी रिसर्फेसिंग से कैसे अलग है, या फिर हम ये कहें कि ये एक और अपडेट है इसी टेक्नोलॉजी में? FT3D रिसर्फेसिंग जो कि बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, हमने बहुत हज़ारों मरीज़ों का ऑपरेशन किया है। उसी ऑपरेशन को अगर हम इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ जो कि आजकल आप सबने सुना होगा, मेटावर्स, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजीज़ हैं। FT3D रिसर्फेसिंग में हम इस्तेमाल करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का, और इम्प्लीमेंटेशन हम ऑपरेशन थिएटर में करते थे। रोबोलेंस में FT3D रिसर्फेसिंग की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के इस्तेमाल से हम आजकल रोबोटिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं घुटने के ऑपरेशन के समय। यानी FT3D रिसर्फेसिंग से ये एक कदम और आगे है जी। इसमें मरीज़ का जो ऑपरेशन है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेटली किया जाता है, बिना पेशेंट को तकलीफ़ दिए, बिना पेशेंट को खून चढ़ाए। तो डॉक्टर साहब ये टेक्निक जो है, जो हम रोबोटिक सर्जरी आज तक सुनते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, क्या ये रोबोलेंस भी वही है या फिर ये अलग है? नहीं, ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का एडवांस वर्जन है, लेकिन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में भी घुटने बदले जाते हैं, पूरे घुटने ही निकाल दिए जाते हैं। FT3D रिसर्फेसिंग की तरह रोबोलेंस में पूरे घुटने नहीं बदले जाते, इसमें सिर्फ डैमेज पार्ट को निकाला जाता है। रोबोलेंस और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो एक कॉमन चीज़ है वो है एक्यूरेसी जी। लेकिन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, पेशेंट को ज़्यादा देर ऑपरेशन थिएटर में रहना पड़ता है, पेशेंट को ICU में रखना पड़ता है, पेशेंट के बैक में एपिड्यूरल की ट्यूब डाली जाती है। रोबोलेंस में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब जब हम FT3D नी रिसर्फेसिंग टेक्नोलॉजी की हम बात करते थे, उन ऑपरेशन की बात करते थे, तो हम ये कहते थे कि इसमें ना ही तो कोई एपिड्यूरल इंजेक्शन की ज़रूरत है, ना ही मरीज़ को ICU में रखने की ज़रूरत है, और इसमें ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है, और ख़ास तौर पर मरीज़ जो है वो उसके 3 घंटे बाद, यानी ऑपरेशन के 3 घंटे बाद जो है वो चलने लग पड़ता है। तो क्या ये जो रोबोलेंस टेक्निक है इसमें भी ये सारी बातें इंक्लूड हैं या फिर इसमें कुछ अलग है? नहीं, क्योंकि रोबोलेंस FT3D रिसर्फेसिंग का एक बेटर, मोर एडवांस्ड वर्जन है। हम ये कहें कि ये एक अपडेट वर्जन है? जी, अपडेट वर्जन है, बट विद न्यूअर टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज के साथ।
जिसमें जैसे मैंने बताया इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ का, और इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ का मतलब होता है जो डेटा हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन की प्लानिंग करने के लिए जी। वो डेटा को हम सर्जन के आंखों के सामने हेलमेट सिस्टम की मदद से, रोबोलेंस की मदद से प्रोजेक्ट करते हैं। यानी कि पेशेंट के घुटनों के ऊपर सारी प्लानिंग प्रोजेक्ट की जाती है यूजिंग इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। आप ये समझ लीजिए कि घुटनों का, पेशेंट के घुटनों की जो प्लानिंग है वो हमने सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की मदद से किया। उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे करना है, उसमें रोबोलेंस हमारी मदद करता है। यानी कि पेशेंट के घुटने में किस तरफ से कितना डैमेज है, किस तरफ से कितनी हड्डी हमें निकालने की ज़रूरत है, उसकी अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है, ये रैदर देन कि किसी स्क्रीन पे हो, ये डॉक्टर के, सर्जन के मेरे ऑपरेशन करने के दौरान रियल टाइम में पेशेंट के ही घुटने के ऊपर दिखता है। डॉक्टर साहब ये कुछ कुछ जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं। आजकल आपने गेमिंग में देखा होगा कि हम आंखों पे अपनी वो VR उसे कहते हैं वो लगा लेते हैं और उसके बाद हमें ऐसा लगता है सामने होता कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे सामने ही सारी चीज़ें हैं। और फिर वो जो पहनने वाला इंसान होता है जिसने वो VR पहने होते हैं वो वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि उसके सामने ही सारी चीज़ें हैं। अगर सामने कोई तालाब है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं वाकई में तालाब में ही हूँ। तो ये वैसा ही है कुछ कि आपके सामने सारी जो रियलिटी है, जो पूरे एक तरह से एक्सरे है, वो पूरा आपकी तरह आपकी आंखों के सामने है और उसको आप अपने तरीके से जो है वो हैंडल कर लेते हैं। जो आप वर्चुअल रियलिटी की बात करें, वर्चुअल रियलिटी यूज़ होता है मूवीज़ में, पिक्चरों में या गेमिंग में। वो एक बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हमने कोलैबोरेट किया है ये माइक्रोसॉफ्ट, जो अमेरिकन टेक जायंट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम होता है होलोलेंस 2। ये डिवाइस यूज़ करते हैं। ये जो डिवाइस होता है जिसको हम रोबोलेंस कहते हैं, ये डिवाइस का जो विकास है ये शुरू से ही घुटने, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, हमारे कंधे के ऑपरेशनों के लिए किया गया है। ये गेमिंग या पिक्चरों के लिए नहीं बनाया गया है। ये इसका विकास पिछले लगभग 1 दशक से घुटनों का ऑपरेशन करने के लिए ही किया गया है। तो इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं होती है। इसमें पेशेंट के घुटनों के ऑपरेशन को सही तरीके से करने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ही सर्जन के सामने प्रोजेक्ट होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ही उसमें डालते हैं? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन जैसे हम FT3D सर्फेसिंग में पहले CT स्कैन करवा के जो उसकी वर्चुअल सर्जरी करने के बाद जो हमें डेटा मिलता है वो हम इसके अंदर डालते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि पेशेंट के पूरी टांगों का CT स्कैन किया गया, उस CT स्कैन का 3D रिकंस्ट्रक्शन किया गया, यानी कि उसको हर तरफ से एनालाइज किया गया, उसको हर तरफ से स्टडी किया गया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसका ऑपरेशन किया, पेशेंट का नहीं, पेशेंट के वर्चुअल मॉडल का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जब वो वर्चुअल ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि हमने कंप्यूटर पे पेशेंट के ऑपरेशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट अगर कर दिया, जब फाइनल डेटा जो मिलता है वो डेटा हम रोबोलेंस में फीड करते हैं। वो रोबोलेंस सेम वही जो ऑपरेशन करने के जो स्टेप्स होते हैं वो रियल टाइम में ऑपरेशन के दौरान सर्जन के आंखों के सामने प्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमने एक सिर्फ सेट प्लान फॉलो करना होता है, सब कुछ हमारे सामने रख दिया जाता है, हमने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट करना है। तो डॉक्टर साहब ये जो आप रोबोलेंस की बात कर रहे हैं, क्या ये 360 डिग्री में काम करता है? यस, ये इट वर्क्स इन ऑल 4 डायमेंशंस। यानी कि ये घुटने के, पेशेंट के हर एंगल से, हर तरफ से जो उसके घुटने की इंफॉर्मेशन होती है वो रियल टाइम में आंखों के सामने प्रोजेक्ट करता है और मदद करता है सर्जन की ऑपरेशन करने के लिए। नॉर्मल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो सारा यही डेटा जो मिलता है वो डेटा फीड कर दिया जाता है एक मशीन में, एक रोबोट में, और सारा ऑपरेशन एक रोबोट करता है, जिसमें नुकसान होने का एक चांस रहता है बिकॉज उसमें सर्जन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। रोबोलेंस में क्योंकि वही डेटा सर्जन के हेलमेट सिस्टम के ऊपर, रोबोलेंस के ऊपर फीड किया जाता है, तो अल्टीमेट जो कंट्रोल होता है ऑपरेशन का वो सर्जन का होता है, डॉक्टर का होता है, ना कि किसी मशीन का। तो इसमें कोई एरर होने का जो चांस है वो बिल्कुल होता ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ही प्रेजेंट होता है, उसके सामने ही ऑपरेशन हो रहा है। नॉर्मल ऑपरेशन में सारा ऑपरेशन मशीन ने करना है, इसमें डॉक्टर ने अपने हाथों से करना है, लेकिन हाँ, डेटा जो मिलता है, एक्यूरेसी जो मिलती है वो हम रोबोलेंस की मदद से और भी ज़्यादा एक्यूरेटली कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन को 2 दिमाग जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो आपका है?
जी बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं। इसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, यानी कि दोनों तरफ के फ़ायदे हैं। एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है वो इतने सालों के, इतने हज़ारों ऑपरेशन करने के बाद जो डॉक्टर ने अपने ज़िंदगी में सीखा होता है, पढ़ा होता है, ट्रेनिंग ली होती है, यही सॉफ्टवेयर यूज़ कर करके उसने, सर्जन ने जो एक्सपीरियंस हासिल किया होता है, अल्टीमेटली ऑपरेशन जो करना होता है वो सर्जन अपने हाथों से करता है विद द हेल्प ऑफ रोबोलेंस, ना कि रोबोट ही ऑपरेशन करता है और इतने सालों का जो सर्जन का एक्सपीरियंस है वो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि अब एक्यूरेसी जो है वो एक कदम और बढ़ गई है ऑपरेशंस में, खास तौर पे अगर बात करें नी के ऑपरेशन जो है, हमारे घुटने के ऑपरेशन जो है। एक्यूरेसी हमेशा डिपेंड करती है कि सॉफ्टवेयर्स जो हैं या जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन के लिए वो कितने एक्यूरेट हैं। जितना ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम होता है, जितना ज़्यादा एक्यूरेट सॉफ्टवेयर होता है, सर्जन उतने ही ज़्यादा एक्यूरेटली ऑपरेशन कर पाते हैं। जैसे पुराने ऑपरेशन में सिर्फ डॉक्टर का एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया जाता था, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ रोबोट का टेक्निकलिटी यूज़ की जाती है। ऐसा क्या हो कि जिसमें डॉक्टर का एक्सपीरियंस और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जितनी एक्यूरेसी मिले। तो रोबोलेंस उसका जो है एक तरह से एक एग्जाम्पल है जिसमें दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। जैसे आपने पहले कहा बेस्ट ऑफ बोथ, जी, तो ये वही टेक्नोलॉजी है कि बेस्ट ऑफ बोथ, दोनों में से जो सबसे बेहतर है वो यूज़ यहाँ पर हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि जैसे जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है ये आगे आगे बढ़ रही है, क्या ये टेक्नोलॉजी जो है आम लोगों तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी, या फिर हम ये कहें कि जो हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 में है ये अभी वहीं तक है, या फिर और भी कहीं इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो हो रहा है? एंटायर नॉर्थ इंडिया में बिकॉज रोबोलेंस की ट्रेनिंग में बहुत समय लगता है। ये कोई सिंपल ऐसा आसान सा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो हमने फ़ोन पे डाला और हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट, जो अमेरिकन कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बनाया गया है। घुटनों के ऑपरेशन के लिए ही बनाया गया है। ये रोबोलेंस का इस्तेमाल वही सर्जन कर सकते हैं जिन्होंने FT3D रीसर्फेसिंग की ट्रेनिंग ले रखी होती है। डायरेक्टली कोई रोबोलेंस डायरेक्ट इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, बिकॉज इसको इस्तेमाल करना या इसको समझना ही बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो पहले सबसे ज़रूरी है ट्रेनिंग। तो अभी तो एंटायर नॉर्थ इंडिया में, मिड नॉर्थ इंडिया तक तो हमारा हीलिंग हॉस्पिटल एक ही सेंटर है जहाँ पे हमने ये ट्रेनिंग हमारे सारे स्टाफ को, टीम को, डॉक्टर्स को, सबको दिलवाई है। इसके बाद आगे जाके हमारा पैन इंडिया हर एक अलग अलग जगह पे जाके, अभी हम लास्ट मंथ हमने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पे दिल्ली के जो डॉक्टर्स थे उनको हमने सेम इसका एक तरह सा ट्रेनिंग दी। ऐसे ही हम अलग अलग पे CMEs कर रहे हैं, यानी कि दूसरे जूनियर डॉक्टर्स को ये सिखा रहे हैं कि कैसे वो इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू करें। अगर वो आज ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे तो शायद अगले 5 साल 10 साल के बाद वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन तब तक फिलहाल के लिए, यानी 5 साल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो सेक्टर 34 चंडीगढ़ में ही ये हीलिंग हॉस्पिटल ये सुविधा दे रहा है। हमारे पास इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के पेटेंट सर्टिफिकेट्स हैं। पेटेंट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कोई और हॉस्पिटल या कोई और डॉक्टर एक तय समय तक इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। धीरे धीरे करके जैसे ही लोग ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे तो शायद यस बाकी जगह पे भी उपलब्ध होनी चाहिए। और मैं तो इस हक में हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही जगह पे हो। अभी हमारे सिर्फ हीलिंग हॉस्पिटल में अवेलेबल है, लेकिन आगे जाके ज़रूर ये चाहेंगे कि हर जगह हो, ताकि अभी हमारे पास, जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास मरीज़ आते हैं बॉम्बे से, मुंबई से आते हैं, गोवा से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में भी इतने बड़े शहर होने के बावजूद भी वहाँ पे अस्पताल तो बड़े बड़े हैं लेकिन शायद ट्रेनिंग वैसी नहीं है। तो ऐसा भी आगे जाके, मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा आगे जाके हो कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हर एक छोटे छोटे जगह पे उपलब्ध हो, ताकि मरीज़ों को ऑपरेशन कराने के लिए ये ना सोचना पड़े कि उनको बहुत दूर जाना पड़ रहा है अभी भी। लेकिन बहुत अच्छी बात है, पेशेंट फ़्लाइट पकड़ के, ट्रेन में सफ़र करके, गाड़ी में बैठ के आके ऑपरेशन करा के, हमारे पास लगभग आप समझ लीजिए कि सारे भारत से ही पेशेंट्स आके ऑपरेशन करवा रहे हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि लंदन से भी आपके पास पहुँचे, क्या ये सच है? क्योंकि हम अफवाहों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम अगर हमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो हम सामने पूछ लेते हैं। तो आप बताइए कि क्या ऐसा भी है कि लंदन से भी कोई मरीज़ आपके पास पहुँचा है? हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से,
अच्छा जी। यूके के लंदन से, कुछ पेशेंट्स कनाडा से, कुछ पेशेंट यूएस से, जिनका रिश्तेदार फॉर एग्जांपल भारत में होते हैं। जी। तो उनकी मदद से अगर उनको टेक्नोलॉजी समझ में आ जाती है तो यस, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से भी ऑपरेशन करा के जा चुके हैं, लंदन से भी हमारे पास पेशेंट हैं, हमारे पास अभी फ़िलहाल बहरीन से काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, सिंगापुर से हमारे पास पेशेंट्स की क्वेरीज हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी सुंदरता यही होती है, इसका यही एक ब्यूटी होती है कि ये एक जगह तक लिमिट नहीं रहती है। जिसको भी ये टेक्नोलॉजी की समझ आ जाती है, आजकल ज़्यादातर हमारे एनआरआई जो होते हैं उनके बच्चे सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं। इंडिया में और अमेरिका में या जो विकसित देश हैं उनमें सॉफ्टवेयर कंपनीज का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, और हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आजकल सबसे ज़्यादा नंबर में हमारे भारतीय स्टूडेंट्स हैं। तो डिस्पाइट डेवलप्ड कंट्रीज़ में होने के भी, जैसे ही उनको ये समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो भी यही सब स्टडीज़ करते हैं आजकल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़, ये सब कोई पुरानी चीज़ें नहीं रही, ये आज के समय में हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो यंगर जनरेशन है, जो कि अगली पीढ़ी है, उसको इन सब चीज़ों की बहुत समझ है। हमारे पास ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि अपने बच्चों को साथ में लेके आते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये मेरा बेटा है, ये उस फलां कंपनी में जॉब करते हैं। तो वो क्यों लेके आते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि वो तो ये नहीं समझ में आता, वो एक तरह से उनको बोलते हैं कि आप समझ के बताइए, और जैसे उनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में हम बताते हैं, वो इमीडिएटली बड़े आसानी से वो समझ जाते हैं कि ये तो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुई फॉरेन के जो मरीज़ आपके पास आते हैं, जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के हैं या फिर ओवरऑल इंडिया के जो मरीज़ हैं वो आपके पास आते हैं, तो उनसे आप किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है, अगर पहली बार मैं किसी चीज़ के बारे में सुन रहा हूँ तो मेरे मन में कई तरह के सवाल आते हैं। तो किसी तरह की आने से पहले, यानी मरीज़ जब आपके पास पहुंचता है उससे पहले किसी तरह की उनसे डीलिंग की जाती है? डीलिंग का मेरा कहने का मतलब है उनको समझाया जाता है कि हाँ, इस तरह की ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आपका ऑपरेशन होगा, ये चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जाएंगी, या ये ऑपरेशन जो है आपका किया जाएगा, इस तरह का कुछ होता है हॉस्पिटल की तरफ से? इसमें सबसे ज़रूरी जो, एक तरह से मैं ये पूछ रहा हूँ कि काउंसलिंग किस तरह से आप करते हैं? इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, जो मैं हर एक पेशेंट को समझाता हूँ, वो मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर या जो सर्जन होता है उसका एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हो, हम उसको ज़्यादा उतना अच्छा सफल मानते हैं जी। कि इसको पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये अच्छा इलाज करेंगे। बहुत सही बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में हम सेम चीज़ नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजी जितनी नई होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। रोबोलेंस में इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर का एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से अल्टीमेट जो रिजल्ट मिलता है वो तो पेशेंट को मिलता है। जिन मरीजों को ये बात समझ में आ जाती है कि एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वो बहुत ही आसानी से हमारे सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि जैसे ही आपके पास कोई मरीज़ आता है, यानी जिसको घुटनों की तकलीफ़ है और वो ऑपरेशन करवाना चाहता है, तो आप उसे, चाहे वो स्टेशन की बात हो, बस स्टॉप की बात हो, या फिर कोई फ़्लाइट से आ रहा है तो हवाई अड्डे की बात हो, वहाँ से रिसीव करके ले जाते हैं आप और पूरी तरह से उनको सुविधाएं जो हैं वो देते हैं। क्या ये सच है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस तरह, अगर ये सच है तो ये ओवरऑल इंडिया में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पहला आपका हॉस्पिटल ऐसा होगा, हीलिंग हॉस्पिटल, जो इस तरह की सुविधा दे रहा है। हमारा इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का जो मकसद था वो ये था, पेशेंट इतनी दूर दूर से आते हैं, आप इमेजिन करो, पेशेंट 2 दिन ट्रेन में बैठ के अगर आते हैं, या कोई बहुत दूर से पेशेंट फ़्लाइट पकड़ के आते हैं और वो तकलीफ़ में होते हैं जी। एक नई जगह पे जाते हैं, नए शहर में जाते हैं, एक नए अस्पताल में जाते हैं, उनके मन में हज़ारों सवाल होते हैं, उनके मन में हज़ारों कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो एक ऑलरेडी जिस पेशेंट को मुश्किल में अगर कोई पेशेंट होता है, पहली बात तो अस्पताल में कोई पेशेंट अपनी खुशी से तो आता नहीं, वो मजबूरी से ही आता है, दर्द हो रहा होता है तो ही आता है। ऐसे पेशेंट को, जिसको पहले से ही दर्द हो रहा होता है या जिसको पहले से ही मुश्किल होती है, ऐसे मरीज़ को हम ये नहीं चाहेंगे कि वो और मुश्किल में आए। तो हमारा एक तरह से ये उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस को मोर कंफर्टेबल, बहुत आसान बनाने के लिए होता है कि आप हमारे शहर आ रहे हो, बहुत बहुत आपका स्वागत है,
आपको हमारे शहर के बारे में नहीं पता है, आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता है, हम आपको हेल्प करेंगे। हम रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, टैक्सी स्टेशन से, हवाई अड्डे से पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल की स्पेशल टैक्सी भेजते हैं, साथ में व्हील चेयर, जिसको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वॉकर वगैरह, जिसको भी जो चीज़ की ज़रूरत होती है पहले से बुकिंग करके उनसे, उनके आने से पहले हमारी टीम वहाँ पहुँची हुई होती है और उनको डायरेक्टली वापस उनके हॉस्पिटल के, हम उनके कमरे में जो कि पहले से बुक करके रखा होता है उसमें लेके जाते हैं। उसके बाद सारी जो जानकारी होती है फिर प्रोसेस शुरू होता है। तो ये एक तरह से पेशेंट की सुविधा के लिए है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे को पहले से इतनी मुश्किल, अब मेरे को खुद ये सब चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। तो हमारा ये एक तरह से ये एक पेशेंट्स की ओवरऑल मदद करने के लिए है। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही एक सवाल ये हुई कि जो लोग, यानी जो मरीज़ जो हैं, जिनको ये लगता है कि अभी मेरे पास शायद इतने पैसे नहीं हैं तो मैं ये इलाज करवा पाऊँ या नहीं, इसके लिए आपने कोई EMI का प्रावधान किया है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐड दी जाती है, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत है या और तरह के जो बीमे होते हैं, उनमें भी आप करते हैं? मतलब जो आपका ऑपरेशन होता है वो ऐड ले सकते हैं? हीलिंग हॉस्पिटल में लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनीज एम्पैनल्ड हैं, जितने भी सरकारी, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, उन सबकी एम्पैनलमेंट्स हैं। जितने भी लीडिंग इंश्योरेंस एजेंसीज हैं उनके साथ हमारा टाई अप है। ऐसे मरीज़ों में जिनके पास अनफॉर्चुनेटली किसी कारण कोई इतनी क्षमता नहीं है खर्च करने की, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल स्कीम मिलती है जिसके इस्तेमाल से वो बिना ब्याज दिए अपना इलाज कर सकते हैं। यानी कि उसको बोलते हैं नो इंटरेस्ट EMI पे, वो EMI पे, लेकिन बिना ब्याज जितने पैसे लिए उतने ही पैसे वापस देने हैं बिना ब्याज के। नॉर्मली जो नॉर्मल बैंक्स में होता है 12% 15% का सर चार्ज लगता है, उसके ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। तो हम मरीजों को, जैसे मैंने अभी बताया, मरीज ऑलरेडी तकलीफ में होता है, तो हम किसी भी तरह उनकी मदद करना चाहते हैं। तो ये टाई अप हमने हमारे हॉस्पिटल में एक्सक्लूसिवली किया है कि वो जितने पैसे लेंगे बिना एक पैसा ब्याज दिए उनको उतने ही वापस करने हैं अपने मनपसंद टाइम के अंदर जी। तो उसमें पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि पेशेंट को अल्टीमेटली इलाज अच्छा चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा इलाज आप ख़राब कर दो लेकिन सस्ता कर दो। इलाज सबको अच्छा चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये नो कॉस्ट EMI या नो इंटरेस्ट EMI हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना शुरू किया। और डॉक्टर साहब, ये सवाल मैंने पहले भी आपसे किया था जब हम पिछली बार मिले थे। पेशेंट जो है वो दोनों घुटनों के ऑपरेशन करवाना चाहता है, उसके दोनों घुटने जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी क्या वो एक साथ अपने दोनों घुटनों का ऑपरेशन करवा सकता है और फिर वही 3 घंटे बाद जो है वो अपने पैरों पे चल के जा सकता है? बिल्कुल, बिकॉज रोबोलेंस FT3D रीसर्फेसिंग पर ही बेस्ड है। ये कोई एकदम से कोई नया ऑपरेशन नहीं है। FT3D रीसर्फेसिंग को माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस के साथ कोलैबोरेशन करके हमने इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने एक अपडेट किया है, यानी कि उसको बेटर किया है, उसको और भी अच्छा किया है। तो FT3D रीसर्फेसिंग के जो फ़ायदे थे वो तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि मरीज़ को 3-4 घंटे के बाद हम चलना शुरू करा देते हैं, मरीज़ को हम कोई खून नहीं चढ़ाते, मरीज़ के कमर में जो 48 घंटे या 72 घंटे के लिए जो एपिड्यूरल का जो ट्यूब या इंजेक्शन लगाते हैं वो नहीं लगाते, ICU में नहीं रखते। ICU का बड़ा डर रहता है क्योंकि लोगों के दिमाग में कि हाँ ICU में, क्योंकि ICU शायद ऐसी चीज़ है कि जैसे ICU का नाम आता है तो दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब पता नहीं ICU में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये ICU का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ICU में नहीं जाना पड़ेगा, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको घुटनों की प्रॉब्लम होती है वो एल्डरलीज होते हैं, वृद्ध उम्र के होते हैं, वो पहले से ही वीक होते हैं, उनको फैमिली की सपोर्ट की सिस्टम की ज़रूरत होती है। साथ में ज़्यादातर में पूरी फैमिली साथ में आती है ताकि उनको एक मेंटल सपोर्ट मिल सके, उनको एक मनोबल मिल सके। ऐसे बुज़ुर्ग मरीज़ों को अगर हम उनकी फैमिली से 2 दिन के लिए दूर रख के ICU में रखते हैं जहाँ पे बाकी और बहुत बीमार मरीज़ होते हैं, तो उनको मनोबल टूट जाता है। तो हमारा जो मकसद होता है, मेडिकल का ये मकसद होता है कि पेशेंट के, किसी भी मरीज़ के ऑपरेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा जटिल बनाने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाएं, ICU में ना रखें। अब क्योंकि हमने थाई बोन के अंदर, जांघ की हड्डी के अंदर रॉड, इंट्रामेडुलरी रॉड नहीं डालनी होती है, तो पेशेंट को ICU में रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है।
अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि FT3 रिसर्फेसिंग पर ही बेस्ड रोबोलेंस है, और ज़्यादा फायदे, तो और ज़्यादा फायदे में सबसे बड़ा जो फायदा आता है वो होता है रोबोलेंस से जो ऑपरेशन किए जाते हैं, क्योंकि वो अब और भी ज़्यादा एक्यूरेटली किए जा सकते हैं, रियल टाइम फीडबैक लेके किए जा सकते हैं, तो ऑपरेशन की लाइफ बढ़ती है जी। यानी कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये कितने साल चलेगा। जितना ज़्यादा एक्यूरेटली ऑपरेशन किया जाता है, उतना ही ज़्यादा साल, उतना ही ज़्यादा समय वो ऑपरेशन लास्ट करता है। तो अगर हम बात करें FT3 के जो रिसर्फेसिंग के जो फ़ायदे थे, वो सारे फ़ायदे रोबोलेंस में हैं। जो बेनिफिट और उससे भी ज़्यादा मिलते हैं वो मिलते हैं इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, ज़्यादा प्रिसीजन, और ऑपरेशन में गलतियां होने के कोई जो है बिल्कुल कम चांस ही नहीं होता। इसको हम बोलते हैं इसका कॉन्सेप्ट का नाम होता है डबल चेक का। डबल चेक मतलब जैसे नॉर्मल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में सारा ऑपरेशन एक मशीन करती है, एक रोबोट करता है, उसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता। डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन के ऊपर घुटना खोल के मशीन के हवाले कर देते हैं जी। सारा ऑपरेशन मशीन करती है। हालांकि उसके अंदर डेटा जो डालते हैं वो डालते हैं जो सीटी स्कैन से किया जाता है। आप रोबोटिक सर्जरी की बात जिसको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसमें सारा ऑपरेशन मशीन करती है। उसमें डॉक्टर के एक्सपीरियंस का या डॉक्टर के जो इतने सालों की ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं होता है। एक मशीन के हवाले पेशेंट को किया जाता है और सारा ऑपरेशन मशीन करती है। जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, डॉक्टर वापस आके डॉक्टर टांके लगा देते हैं। रोबोलेंस में जो एक्यूरेसी है, जो प्लानिंग है, जो प्रिसीजन है, वो सेम रोबोटिक सॉफ्टवेयर जितनी होती है, लेकिन रैदर देन बजाय इसके कि एक रोबोट ऑपरेशन करे, इसमें ऑपरेशन रोबोट को पहन के डॉक्टर करता है। यानी कि मैंने ये रोबोट जो रोबोलेंस होता है, इसको मैंने एक हेलमेट सिस्टम की तरह पहनना होता है। वो सिस्टम ऑपरेशन के हर एक स्टेप की जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो उसके बारे में जो सारे स्टेप्स होते हैं, वो मेरे आंखों के सामने प्रेजेंट करते हैं रियल टाइम में पेशेंट के, मरीज के घुटनों के ऊपर। तो ये डबल फायदा, इसको डबल चेक कहते हैं। डबल चेक मतलब अगर कोई रोबोटिक सॉफ्टवेयर में कुछ ऊपर नीचे है तो सर्जन प्रेजेंट है, मैं वहीं पे हूँ, मैंने ही पहना हुआ। अगर मेरी टेक्निक में थोड़ा सा लग रहा है ऊपर नीचे है तो रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। यानी कि इसको कहते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। यानी कि अगर दोनों में से किसी भी तरह का कोई, या तो डॉक्टर साहब आप या फिर रोबोट, कहीं भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा एरर है, तो अगर रोबोट वो थोड़ा सा एरर देता है तो आप संभाल लेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई माइन्यूट सा बिल्कुल कोई एरर आपको लगता है कि हाँ ये है, तो वो उसको रोबोट संभाल लेगा। बिल्कुल, और इसीलिए ये डबल चेक है। इसको डबल चेक कहते हैं। इसका सीधा रोबोटिक जो आजकल सिस्टम है, ये आजकल काफ़ी डेवलप्ड सिस्टम्स हैं, लेकिन रोबोटिक सिस्टम्स का इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। जैसे गाड़ियाँ बनती हैं आजकल, आप किसी भी बड़ी गाड़ी की फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे सब जो गाड़ियाँ बनाते हैं, जो फ़ोन बनाते हैं या जो मोटरसाइकिल बनाते हैं, वो रोबोट्स बनाते हैं बड़े बड़े देशों में, ठीक है। लेकिन सेम रोबोट का जो प्रिंसिपल है, हम ऑपरेशन थिएटर में किसी के मदर के ऊपर, किसी के माताजी के ऊपर, किसी के पिताजी के ऊपर, किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड के ऊपर हम वो चांस नहीं ले सकते। हम कोई गाड़ी नहीं बना रहे हैं कि अगर कोई एक खराब भी हो गई तो कोई बात नहीं, अभी पीछे और लाइन लगी। हम एक इंसान की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के माताजी के बारे में, किसी के पिताजी के बारे में। तो ऑपरेशन थिएटर में रोबोटिक गलती होना या ह्यूमन एरर होना, दोनों अच्छी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। ये जो आप कह रहे हैं कि हाँ किसी भी तरह से हम गलती नहीं कर सकते, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बात जो हो रही है वो मशीन की नहीं, बात एक ह्यूमन बॉडी की हो रही है, एक इंसान की हो रही है जो ज़िंदा है, सांस ले रहा है, ठीक है जी। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये है कि जब एक ट्रेडिशनल ऑपरेशन होते थे, उसके बाद रोबोटिक सर्जरीज आई, अब रोबोटिक सर्जरी के बाद अब ये रोबोलेंस आया। रोबोटिक सर्जरी के बारे में कहीं कहीं ये कहा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो पूरी तरह से रोबोट के हवाले नहीं करते हैं। एक तरफ डॉक्टर बैठा होता है, वो उसको पूरी तरह से देख रहा है और उसके अपने हाथों से देख रहा है या ऑपरेशन कर रहा है। तो इसमें और आपकी बात में कितना अंतर है, आप इस पर थोड़ा सा बताइए। जो रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं, रोबोटिक सिस्टम्स कोई एक सिस्टम नहीं होता है। रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल आजकल आंखों के ऑपरेशन में भी किया जाता है, पेट के ऑपरेशन में भी किया जाता है, जिसको डाविंची रोबोट कहते हैं, घुटनों के ऑपरेशन में भी किया जाता है। इन सब रोबोटिक सिस्टम्स में अलग अलग किस्म से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक स्क्रीन के पीछे बैठ के डॉक्टर अपने हाथों से जैसे गेम खेलते हैं वैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं रोबोट को, वो होता है पेट के ऑपरेशनों के लिए, जिसको डाविंची रोबोट कहते हैं। बहुत एक्यूरेट ऑपरेशन किया जाता है।
लेकिन घुटनों के ऑपरेशन के लिए जो रोबोट होते हैं उनको आजकल बोला जाता है फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम। इसके नाम में ही आपने जगह जगह पढ़ा होगा फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम फॉर नी रिप्लेसमेंट्स, यानी कि पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट अपने आप ऑपरेशन करने वाले रोबोट आजकल आपने बहुत हर जगह दिखता है। तो इसका सीधा साधा जो मैसेज जाता है वो जाता है कि फुल्ली ऑटोमेटेड मतलब ये रोबोट घुटनों के ऑपरेशन अपने आप करते हैं कंप्लीटली बिना सर्जन की मदद से। तो डॉक्टर साहब, आपने हालांकि बड़े अच्छे तरीके से ये बताया, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि, क्योंकि हमारा भारत जो है ज़्यादातर गाँव में बसता है और आजकल वो टाइम नहीं रहा कि ये घुटने की बीमारियां जो हैं वो सिर्फ शहर के लोगों को ही होती हैं, गांव में भी हो रही हैं और गांव के लोगों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, ये हम मानते हैं। तो अगर किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति के घुटने ख़राब हैं, उसके घुटनों में दर्द है, उसको घुटने जो हैं वो अपने बदलवाने हैं, तो क्या वो बिना ब्लड लॉस के और ना कोई चीरा, बहुत बड़ा चीरा, ना टांका, और उसे ना तो आईसीयू में रहना पड़ेगा, ना उसको बेहोश करने की ज़रूरत है, ना उसे आईसीयू में रहने की ज़रूरत है? क्या आप इन बातों को कंफर्म अपने दम पे करते हैं? जिस टेक्नोलॉजी की जो मैं बात कर रहा हूँ, FT3D या रोबोलेंस, दोनों टेक्नोलॉजीज़ का मेन फ़ायदा ही ये होता है। पुराने ऑपरेशन जो कि जगह जगह हो रहे हैं वो भी अच्छे ऑपरेशन हैं, लेकिन उसमें उन ऑपरेशंस में घुटनों को पूरा बदल दिया जाता है। FT3D रिसर्फेसिंग में और रोबोलेंस में हम सिर्फ डैमेज पार्ट को निकालते हैं। अब क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस तरीके से हम ये ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें पेशेंट के सिर्फ डैमेज पार्ट को निकाला जाता है, उनके लिगामेंट्स को बचाया जाता है। थाई बोन के अंदर, जांग वाली हड्डी के अंदर रॉड नहीं डाली जाती। अब क्योंकि रॉड नहीं डाली जाती तो पेशेंट को दर्द नहीं होता। क्योंकि पेशेंट के जांग की हड्डी में रॉड नहीं डाली जाती, ब्लड लॉस नहीं होता है। रॉड के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आने के जो चांस होते हैं, उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के कारण पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता हुआ करता था पुराने ऑपरेशनों में जिनमें रॉड डलती थी। FT3D में और रोबोलेंस में ना तो हमने जांग की हड्डी में रॉड डालनी है, ना ही हमने पिन डालने हैं, तो ब्लड लॉस नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, आईसीयू में नहीं रखना पड़ता है, लोहे के टांके नहीं लगाने पड़ते हैं। यानी कि हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चीरे को बंद करने के लिए डिसॉल्वेबल स्टिचेस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऊपर से वो दिखते ही नहीं है, ऊपर से हमें सिर्फ एक निशान दिखता है, वो 20 दिन के बाद अपने आप ही घुल जाते हैं। तो लोहे के टांके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे ज़रूरी बात, कमर में जो नॉर्मल ऑपरेशंस में, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो, कमर में 2 दिन या 3 दिन के लिए एपिड्यूरल का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ट्यूब के ज़रिए से दवाई दी जाती है, जिस इंजेक्शन के कारण टांगों को सुन करके रखा जाता है। FT3D रिसर्फेसिंग में और रोबोलेंस में हमने एपिड्यूरल इंजेक्शन जो कमर में 48 या 72 घंटों के लिए लगाना होता, उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये ऑपरेशन इतने एक्यूरेटली किए जाते हैं कि नॉर्मल ऑपरेशन के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा साल चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमने एक बार ऑपरेशन करा लिया, 5 साल बाद, 7 साल बाद हमें फिर से कोई ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कितने साल तक ये ऑपरेशन जो है वो नॉर्मली चल जाते हैं? ऑन एन एवरेज जो हम डिपेंड करता होता है कि ऑन एन एवरेज जितना ज़्यादा ऑपरेशन एक्यूरेटली किया जाता है वो उतने ही ज़्यादा साल चलते हैं। जो आजकल हम इम्प्लांट कैप्स यूज़ करते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं टाइटेनियम नियोबियम नाइट्राइड कोटेड इम्प्लांट, जिनको गोल्ड इम्प्लांट कहते हैं। उनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 25 साल, 30 साल, कई बार उससे भी ज़्यादा। तो ये होगी एवरेज लाइफ जो हमने इम्प्लांट कैप यूज़ करने हैं। उसके अलावा जितना एक्यूरेटली ऑपरेशन किया जाएगा, जितना कम ब्लड लॉस के साथ ऑपरेशन किया जाएगा, जितना कम हड्डी निकाल के ऑपरेशन किया जाएगा, वो उतने ही साल ज़्यादा चलेगा। उसका सीधा साधा एग्जांपल मैं उदाहरण देता होता हूँ सारे पेशेंट्स को जो भी मेरे पास आते हैं, कि आप इमेजिन करके देखिए, आपका फॉर एग्जांपल एक आपके पास वो होता है लैपटॉप, कंप्यूटर है। अगर एक कंप्यूटर का एक बटन ख़राब हो, आप तुरंत जाए अपनी कंपनी के पास, वो कंपनी में आपको 5 मिनट में नया बटन लगा के आपका कंप्यूटर को ठीक करके दे देते हैं, ठीक है, एक्यूरेटली। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को बिल्कुल तोड़ के ख़राब करके फिर लेके जाएंगे, ठीक है, तो एक्यूरेसी से ऑपरेशन करने के लिए उनको भी समय भी ज़्यादा लगता है और उसके लिए प्लानिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। उनको वो बोलते हैं कि आप हमारे पास छोड़ के जाइए, हम इसको अच्छी तरह से डायग्नोस करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, क्या क्या कहाँ से ख़राब है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। यही डिफरेंस होता है पुराने ऑपरेशन में और जो रोबोलेंस में है। पुराने ऑपरेशन में एक्सरे करवाया, ऑपरेशन हो गया,
उसमें कोई प्लानिंग का इस्तेमाल नहीं होता। रोबोलेंस में पहले पेशेंट के पूरी टांगों का सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन कराने के बाद उसका 3D रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। 3D रिकन्स्ट्रक्शन के बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके इस्तेमाल से पहले वर्चुअल ऑपरेशन किया जाता है। वर्चुअल ऑपरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर ऑपरेशन कर रहा होता है पेशेंट के घुटने के मॉडल के ऊपर। जब ये सब ऑपरेशन की जो प्लानिंग होती है जब सक्सेसफुल हो जाती है, यानी कि वो सफल हो जाती है, तब ही हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और वही सफल डेटा रोबोलेंस के अंदर फीड करके ऑपरेशन करते हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान हर एक स्टेप हमको मदद मिले रोबोलेंस से, ताकि उसमें हमारा अपना उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो तो काउंट हो ही रहा है, लेकिन जो एक कंप्यूटर ने इतनी प्लानिंग करके जो ऑपरेशन उसका भी हमें गाइडेंस मिलती है, तो एक ज़्यादा एक्यूरेटली ऑपरेशन किए जाते हैं। यानी इसमें एक बात जो बिल्कुल साधारण शब्दों में समझी जाए वो ये है कि जितनी जल्दी आपको ये पता लगे कि मेरे घुटने में तकलीफ़ है, मेरे घुटने में दिक्कत है और इसको चेंज करवाने की ज़रूरत है, उतनी जल्दी ही आप, यानी कम दिक्कत है तभी आप हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाएं। आप इस बात का इंतज़ार ना करें कि आपका घुटना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तभी आप डॉक्टर के पास पहुँचे, तभी आप हॉस्पिटल पहुँचे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि जैसे हमारे गांव में या घरों में जो हमारी दादियां हैं या नानियां हैं उनसे कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर ने कहा है कि घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे पर मैं नहीं बदलवाऊँगी, जितने दिन चल रहा है काम चलते रहना चाहिए। तो लेकिन फिर जब घुटना बिल्कुल ही बैठ जाता है या फिर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हाँ चलने लायक हालात नहीं रह जाते हैं, तब फिर वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं और डॉक्टर उनसे यही कहते हैं कि अब तो अम्मा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया घुटना, अब तो पूरा ही बदलना पड़ेगा, अब तो थोड़े से काम नहीं चलेगा। तो आपका यही कहना है कि हाँ जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास पहुँचें। बिल्कुल सही बात। रोबोलेंस का जो विकास है वो किया ही ऐसे मरीज़ों के लिए गया है जो बड़े सालों से सफ़र कर रहे होते हैं, तंग हो रहे होते हैं अपने घुटनों के, जिनके घुटने बहुत टेढ़े हो रखे होते हैं। जितने ज़्यादा घुटने टेढ़े होते हैं उनके ऑपरेशन उतने ही ज़्यादा जटिल होते हैं। तभी नॉर्मल जगह पे आप किसी भी अस्पताल में जब हम जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके घुटने एक हद से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो अब आपको ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, या अगर कर सकते हैं लेकिन आपको ये रिस्क हैं, आप इसको रिस्क को साइन करोगे, शायद सफल हो शायद ना हो, आपको मानना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं कि इतना रिस्क रहने देते हैं। रोबोलेंस का जो विकास है वो ऐसे मरीज़ों के लिए ही किया गया है जिनका ऑपरेशन हमें पता है कि वो जटिल होने वाला है। जटिल ऑपरेशन को करने के लिए जितना हम ऑपरेशन की अच्छी तरह प्लानिंग करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, एक जटिल ऑपरेशन भी आसान ऑपरेशन में चेंज हो जाता है जी। तो हम उन्हीं मरीज़ों को जिनके घुटने फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जिनको ये डर होता है कि शायद ठीक हो शायद ना हो, या ज़्यादातर मरीज़ों का ये वहम होता है कि मैं इससे बदतर ना हो जाऊं, कि अभी तो मैं बाथरूम टॉयलेट जा रहा हूं लेकिन इससे बदतर तो नहीं हो जाऊं। तो उसी के लिए ज़रूरी होता है टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करना, ताकि एक जटिल ऑपरेशन, अभी आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी ज़्यादा घुटने चाहे आपके हद से ज़्यादा टेढ़े हों, चाहे आपको बड़े सालों से प्रॉब्लम हो, रोबोलेंस ने आपके टेढ़े घुटनों को, मरीज़ों के टेढ़े घुटनों को बिल्कुल सीधा कर देना, और वो भी बिना रॉड डाले, बिना पिन डाले, बिना आईसीयू में रखे। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका ऑपरेशन शायद ठीक होगा शायद नहीं होगा। हम आपका ऑपरेशन, ऐसे मरीज़ों का हम ऑपरेशन करते ही तब हैं जब कंप्यूटर ने वर्चुअल सर्जरी करके उनकी वर्चुअली ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर दिया होता है। यानी कि सारा जो प्लानिंग है, जो ट्रायल होता है, वो पेशेंट के ऊपर नहीं किया जाता, वो पेशेंट के मॉडल के ऊपर किया जाता है। यही तो इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा है, रोबोलेंस का यही तो फ़ायदा है कि मरीज़ के ऊपर, अब कौन ये चाहेगा कि उनकी माताजी के ऊपर या उनकी दादी जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएं। तो एक्सपेरिमेंट, यस एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं, लेकिन पेशेंट के घुटनों के वर्चुअल मॉडल के ऊपर। और जब वो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है फिर हम कहते हैं कि अब हम 100% श्योरिटी से आपके हम घुटने सीधे भी कर देंगे और आपको नॉर्मल भी चलाएंगे। तो इसमें जो डर होता है आईसीयू में रहने का, या ऑपरेशन शायद फेल हो शायद सफल हो, वो वाला डर जो है वो हम निकाल सकते हैं। FT3D नी रिसर्फेसिंग, यानी आपके घुटने जो हैं उनकी रिप्लेसमेंट रोबोलेंस तकनीक के जरिए
इस तरह से की जाती है जिसमें आपका ना तो बहुत ज़्यादा क्या ब्लड लॉस होता ही नहीं है, ना ब्लड लॉस होता है, ना आपको आईसीयू में रहने की ज़रूरत है, ना ही आपको 3 दिन या 4 दिन हॉस्पिटल में इस तरह से बिताने की ज़रूरत है कि आप बिस्तर पे पड़े हुए आप चल नहीं सकते। आप ऑपरेशन के 3 घंटे बाद जो हैं वो चलने फिरने लग जाते हैं, बड़े आराम से खुद आप चल के अपने घर जाते हैं। इसके बारे में अगर आपने कोई जानकारी लेनी है तो आपकी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर मौजूद हैं, आप वहां भी फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से जैसे भी आप बात करना चाहते हैं, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। कभी ऑपरेशन किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, अगर इस इंटरव्यू के बाद भी आपके मन में, क्योंकि इंटरव्यू जब आप देखते हैं तो आपके मन में कई तरह के सवाल होते हैं, तो वो सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सेक्टर 34 चंडीगढ़ में है ये हीलिंग हॉस्पिटल और वहाँ ये आपको सुविधा मिलती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये अकेला एक ऐसा हॉस्पिटल है जो आपको ये सुविधा प्रोवाइड करवाता है। डॉक्टर साहब, आपने ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।